नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पहले अध्याय का कुछ पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। ये दूसरा पार्ट है, उच्चारण शिक्षण। इस पे इसके उच्चारण शिक्षण के साथ साथ हम वाचन पे भी बात करेंगे, लेखन पे भी बात करेंगे, और उच्चारण के दोष हैं क्या, उसकी क्या क्या सावधानियां हैं, उच्चारण है क्या, इस सब पे बात करते हुए आज ये पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उच्चारण पे हम चलते हैं। यहाँ मैंने उच्चारण के विषय में कुछ बताया है कि उच्चारण भाव विचारों की अभिव्यक्ति व आदान प्रदान के लिए हम भाषा के दो रूपों का इस्तेमाल करते हैं। एक मौखिक होती है, एक लिखित रूप होती है। मौखिक भाषा के प्रयोग का जो आधार होता है उसके क्या होता है, ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर होता है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित होता है। यदि हम बातचीत करते समय उस ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी बातचीत क्या होगी, वो दोषपूर्ण हो जाएगी। हमारी मौखिक भाषा क्या हो जाएगी, वो निरर्थक हो जाएगी। तो इसी के संबंध में इसमें कहा गया है। उच्चारण को परिभाषित करते हुए महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि शब्दोच्चारण से पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थ का ज्ञान कराती है, तब मन में बोलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मतलब हम बातचीत में जब कभी किसी से हम बात करते हैं तो जो जितनी बातें होती है उससे संबंधित बिंब हमारे मन में बनते रहते हैं, उसके पश्चात हम बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक बातचीत का एक मूर्त रूप भी हमारे जहन में चलता रहता है। तो आगे देखते हैं। इसमें सीताराम चतुर्वेदी मानते हैं, उच्चारण शिक्षण के विषय में कहते हैं, जैसे मतवाला हाथी एक पैर रखने के पश्चात दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक एक पद और पदांत को अलग अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए। मतलब इनका कहना है अगर हम कहीं बातचीत करते हैं या कोई शब्द बोलते हैं तो मतलब एक एक पद एक एक शब्द स्पष्ट रूप से पूरा ध्यानपूर्वक करके बोलना चाहिए। ठीक है, उच्चारण के कुछ तत्व होते हैं कि क्या क्या होता है उच्चारण में। ये देखो, किसी भी भाषा का जो मूल आधार होता है उसकी ध्वनि व्यवस्था होती है। उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा शब्द किस स्थान से बोला जाता है, इसका मूल आधार उसकी ध्वनि व्यवस्था होती थी। किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए पहले सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी ध्वनि व्यवस्था। अगर आपको संस्कृत सीखना है तो संस्कृत की ध्वनि व्यवस्था आपको सीखनी होगी, तभी आप उसके उच्चारण समझ पाओगे। इसीलिए इसके पहले पार्ट में तो यही था ना कि हलंत कैसे लगे, कहाँ लगेगा, कहाँ विसर्ग लगेगा, कहाँ अनुस्वार लगेगा, कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, कहाँ चंद्र लगेगा, और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो इसी पार्ट के अंतर्गत ही आता है। और दूसरा दिया है बल होता है। बल है, हर वर्ण को बोलते समय एक उचित बल लगाया जाता है, मतलब बल के साथ बोला जाता है। और एक लय होता है, गीत में, संगीत में, कविता में लय का प्रयोग किया जाता है एक लय के साथ। और उसमें भी एक गति होती है, एक सामान्य गति के हिसाब से बोला जाता है। ये नहीं कि बहुत तेज आप पढ़ते चले जाओ, कुछ मतलब ही नहीं समझ में आए। और उसके बाद इसमें दिया है विराम, कि जहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वहाँ पे आप विराम का प्रयोग करेंगे, मतलब वहाँ पे आप विराम लेंगे। आप उसके में दिया है आघात भी होता है। एक बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर को या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल दिया जाता है उसे आघात, बलाघात या स्वराघात कहते हैं। जैसे एक कालिमा शब्द है, कालिमा में माँ जो है, क्या शब्द, माँ पे ज़्यादा बल होने के कारण माँ सबल है क्योंकि इस पे अधिक बल है। ली पर कम बल है क्योंकि ये इसलिए ये निर्बल है। और का पे सबसे कम है। इसी तरह आप पत्थर में देख सकते हो, पत है, अधिक बल है इस पे। अंतःकरण में अह है, चंदा में चन है, ये सबल अक्षर हैं। इसे ना कहते कालिमा, माँ पे अधिक बल है। पत्थर, पत पे क्या है, अधिक बल है। अंतःकरण अह, अह पे क्या है, ये अधिक बल है। चंदा में चन सबल अक्षर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे। उच्चारण के क्या क्या दोष होते हैं। देखो, आप नॉर्मली अगर आप सोचोगे कि एक व्यक्ति को उच्चारण में क्या क्या दोष हो सकते हैं, जैसे वो हकलाता है, बुदबुदा कर बोलता है, कुछ शब्द मुंह में दबा कर बोलता है, जीभ 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 जीवा उसकी सही काम नहीं करती है, और कभी कभी कुछ लोग नाक में से भी बोलते हैं। तो उनका क्या कारण होता है कि उच्चारण का उनका समुचित अभ्यास न होना एक बहुत बड़ा कारण है उनका। इसके अलावा आप देखोगे, ये दिया है वर्णों को शीघ्रता से बोल देना, उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, वर्णों को मुंह में काट देना, रुक रुक कर बोलना, वर्णों को बोलते समय नाक में से शून्य निकालना,
उच्चारण का समुचित अभ्यास का न होना भी दोष का कारण है। मतलब जो जो हो सकते हैं, एक व्यक्ति के बोलने में जो जो गड़बड़ी हो सकती है वो सारे दोष इसमें आते हैं। अब इनका निराकरण आप कैसे करोगे? एक शिक्षक के रूप में दिया है, विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराया जाना चाहिए। मतलब जब वो आप पढ़ने आए या पढ़ रहे हैं, किसी भी भाषा को आप सिखा रहे हो, सबसे पहले उच्चारण तत्वों का उन्हें पूर्ण ज्ञान और अभ्यास कराओगे। ठीक। और दिया विद्यार्थियों को ध्वनियों उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराया जाना, वही बात कह रहे हैं। शिक्षितों को अधिकाधिक शिक्षित बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और दिया है शिक्षक को, यानी मेरे लिए भी कहा है, भाषा शिक्षक को अपना उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। आ जाता है हम लोगों को क्षेत्रीयता का कुछ प्रभाव होता है, वो हमारे भाषा में भी है, हो सकता है कभी कभी आपको लगता होगा। एक चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उच्चारण किए जाने पर उसे उसी समय टोकना चाहिए ताकि उच्चारण को शुद्ध करने के लिए कहना चाहिए। मतलब हम भी आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी कोई शब्द होता है कि हम लोग गलत उच्चारण कर देते हैं। क्या करते हैं? गलत उच्चारण कर देते हैं। तो तुरंत हमारे साथ में जो ही रहता है वो तुरंत कहता है भाई इसका मतलब ये इसका ये शब्द ये है, इसका उच्चारण ये होता है। ठीक, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, ये अच्छा पॉइंट है, इसे प्रयोग भी करना चाहिए। इसी तरह आगे आप बढ़ोगे तो आगे देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों द्वारा उच्चारण करते समय उस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये दिए हैं कि यथासंभव टेप रिकॉर्डर इत्यादि संयंत्रों की सहायता भी ली जानी चाहिए। आगे है एक नया टॉपिक है, इसमें वाचन भी है। वाचन क्योंकि अंग्रेजी मतलब पठन ही कहते हैं, और उसी पे है उस इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। बस पठन का अर्थ व्यापक है, वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सकते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही था ये। वाचन के दो प्रकार होते हैं। वाचन केवल और केवल दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन होता है, मौन वाचन होता है। सस्वर वाचन कविता, निबंध, एकांकी, कविता में किया जाता है, एकांकी में किया जाता है। मौन वाचन है निबंध आदि, ये सब इसमें पढ़ा जाता है। सस्वर वाचन के भी दो प्रकार है, एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है। ठीक, ये दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। अब उसके बाद देखो, मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है, द्रुत वाचन है, गंभीर वाचन है। अब मौन वाचन को आप देखो, मौन वाचन मन ही मन में किया जाता है, इससे ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है और हम ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं। ये देखो दिया हुआ, आवाज़ की ये चुपचाप पढ़ते हैं, मौन वाचन कहते हैं। इसमें लिखा है मौन वाचन श्रवणी शब्दों द्वारा शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। जड़ महोदय कहते हैं, जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटने के बल खिसकना छोड़ देता है। उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो क्या है, वह सस्वर वाचन छोड़ देता है। आगे आप देखोगे कि इसका महत्व क्या है। मौन वाचन में थकान कम होती है, वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। वाग यंत्र क्या है? जो हम बोलते हैं। ठीक, हमारी जिह्वा है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओठ है। और मौन वाचन से दूसरे को व्यवधान नहीं पहुंचता। मौन वाचन से समय की बचत होती है। एक बार आप जोर से एक बोल करके आप पढ़ोगे एक पेज, और उसी पेज को दोबारा आप मौन वाचन करके पढ़ोगे, देखो कितना अंतर आता है और समझ भी ज़्यादा होती है। मौन वाचन का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, जैसे अखबार पढ़ने में, साहित्य पढ़ने में है, यात्रा के समय पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में, इसी प्रकार इसी वाचन का प्रयोग किया जाता है। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन जरूरी है। मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। लेखन है। लेखन लिखकर विचारों को लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है, जो लिखकर किया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी का मानना है कि बालकों को पहले पहल लिखना ही सिखाया जाए, क्योंकि वाचन की अपेक्षा सरल होता है। तो अब लेखन के अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भाषा का सुनना पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लेखन का भी महत्व है। अब लेखन का क्या उद्देश्य है आप देख सकते हो। लेखन का क्या उद्देश्य है? लेखन से दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को आसानी से कर सकें, मेन उद्देश्य इसका यही है। विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना है, वर्णों को ठीक ठाक बनावट लिखना सिखाना, वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना है, शुद्ध सुडौल अक्षर विन्यास का ज्ञान देना, सुंदर शुद्ध लेखन का अभ्यास करना है।
अपने विचारों को अनुच्छेदों में लिखकर व्यक्त करना है, अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना है, साहित्य की रुचि जागृत करना है।